अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सियासी गलियारों में अगर हॉट सीट की चर्चा होती रही तो बात यूपी की कैसरगंज सीट की भी होती है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट भले ना मिला हो, लेकिन उनसे सबसे छोटे बेटे को टिकट भी मिला और आज उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया। ये कैसरगंज में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि चाहे वो चुनावी मैदान में हो या फिर न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़कें जाम हो गईं, कई किलोमीटर तक गाड़ियां ऐसे ही रेंगती रही। बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा चुनाव में टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह के नामांकन में भीड़ ऐसी उमड़ी कि देखने वाले देखते रह गए। नामांकन से पहले मां ने भी बेटे पर खूब प्यार लुटाया। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे बेटे की आरती उतारी, फिर शगुन वाला टीका लगाया। बुलडोजर से फूलों की बारिश हुई। नामांकन की जो तस्वीर सामने आई उसमें उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि नामांकन से पहले आयोजित सभा में वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ नजर आए थे। करण भूषण के नामांकन के समय उनके बड़े भाई बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सहित दूसरे लोग मौजूद रहे। बीजेपी ने इस बार कैसरगंज से बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे को प्रत्याशी बनाया है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज को, सारी जनता को, सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊंगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद देना। आरोपों के घेरे में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपों के घेरे में है। फिलहाल यौन उत्पीड़न के आरोपों का मामला कोर्ट में है और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी न कर दे, इसी चक्कर में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। हकीकत यह है कि बीजेपी के लिए कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इलाके में उनका अपना रसूख है, हर धर्म जाति समुदाय में उनका अपना जनाधार भी, और इसलिए सियासी गलियारों में बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को टिकट देने पर चर्चा शुरू हो गई। बात आला कमान तक पहुंची तो सियासी रणनीति तैयार हो गई। कैसरगंज सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा। अब जानिए कि 5वें चरण में यूपी की किन किन सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में यूपी में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में मतदान होना है। इस बीच बीएसपी ने कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी माहौल की। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ती नजर आ रही है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी के उस वायरल वीडियो पर पलटवार किया है जिसमें वो तृणमूल के बजाय बीजेपी को वोट देने की बात करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर सफाई तो दे दी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सभी सियासी दल इस बयान को अपनी अपनी सहूलियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন আপনারা। সাথে কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা যিনি বলছেন হয় বিজেপিকে ভোট দিন। चुनाव तीसरे चरण तक पहुंच रहा है, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। पहले कांग्रेस के नेता और बहरामपुर से प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो तृणमूल से बेहतर बीजेपी को बता रहे हैं। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন আপনারা। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विरोधी लेकिन विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दल कांग्रेस पर बरस पड़ी। সাথে কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা যিনি বলছেন হয় বিজেপিকে ভোট দিন
নয় সিপিএম কে, নয় কংগ্রেসকে ভোট দিন। বুঝুন, না আছে নীতি, না আছে আদর্শ। দুজন নেতা মিটিং করে গেলেন বহরমপুরে, একবারও সেই নেতার নাম মনে আনলেন না। কেন আনবে? দেশটাকে তো বিক্রি করে দিয়েছে। वैसे कांग्रेस अधीर के वायरल वीडियो पर सफाई दे चुकी है कि ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है, जिस संदर्भ में कहा है मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा मकसद बीजेपी की संख्या जो है पश्चिम बंगाल में, उसको भारी मात्रा से हमको घटाना ही होगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब विरोधी नेताओं की आपसी खुन्नस इतनी ज्यादा बढ़ गई हो कि INDIA गठबंधन के नेता ने एनडीए को बेहतर बता दिया। पप्पू यादव से खुन्नस खाए तेजस्वी यादव के इस पुराने बयान को सुनिए। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। तो बंगाल से बिहार तक बीजेपी को हराने से ज्यादा विपक्षी गठबंधन के नेता अपने बड़े सियासी विरोधियों को चित करने की तैयारी में, और ऐसे बयान बीजेपी की सियासत को सूट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। चुनावी माहौल में सियासी दल बदल का मौसम परवान चढ़ता है। इस साल भी तो ऐसा हो रहा है। 2024 में चुनाव से पहले नेताओं ने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से अपना अपना पाला बदला, लेकिन इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या रही और दल बदल से किस दल को फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, लगातार विश्लेषण भी किया जा रहा है और अपने अपने दावे भी हैं। चुनावी मौसम में हृदय परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। नेताओं को जहां फायदा दिखता है, जहां सियासी भविष्य सुरक्षित नजर आता है, उस तरफ झुकाव भी राजनीतिक दांवपेच का हिस्सा माना जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी पाला बदलने का लंबा खेल चला और इस खेल में सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी नजर आई। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को हुआ। बीएसपी के लोकसभा में 10 सांसद थे, 6 सांसदों ने बीएसपी छोड़ दी, 2 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की, 2 सांसद सपा के साथ आ गए, 1 आरएलडी और 1 कांग्रेस में शामिल हो गया। चुनाव से पहले दल बदल के खेल में सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी रही। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के साथ साथ कई सांसदों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। पंजाब से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हुई। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू भी भाजपाई हो गए। सेंध आम आदमी पार्टी में भी लगी, जहां जालंधर से आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। कई निर्दलीय सांसदों ने भी बीजेपी का रुख कर लिया। इसमें सबसे अहम नाम है अमरावती से सांसद नवनीत राणा का, जो लगातार उद्धव ठाकरे पर मुखर रही हैं और चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने भी उनको अमरावती से उम्मीदवार बना दिया। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्या से सांसद रही सुमलता अम्बरीश ने भी बीजेपी ज्वाइन कर दी। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के अनुभवी सांसद मेहताब बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी छोड़ने वाले मेहताब अब कटक से भाजपा के प्रत्याशी हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को किसी ने अलविदा नहीं कहा। बिहार के मुजफ्फरपुर से मौजूदा सांसद अजय कुमार निषाद बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें मुजफ्फरपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और बीजेपी से हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला। चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राहुल कासवा ने टिकट कटने के बाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ने उनको चूरू से उम्मीदवार बना दिया। कर्नाटक में कोप्पल से बीजेपी सांसद संगन्ना कराड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल भी शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए। फिलहाल दल बदल करने वाले इन नेताओं का फैसला कितना सही है और कितना गलत, इसका फैसला चुनाव के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। देश का चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम आपको उस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सरोकार देश की 95% आबादी से है। हमारे देश में 100 में 95 लोग या तो हिंदू हैं या मुस्लिम। फिर हैदर अगर हरी बन गया
तो उस पर हमला क्यों हो गया? घर पर पत्थर क्यों चले? घर के शीशे क्यों तोड़ दिए गए? सिर्फ इसलिए उसने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। रही बात हमले की, तो इस प्रकार की आशंका तो थी ही। जब मुगलों ने करवाया था, उन्होंने मार मार के इन्हें मुसलमान बनाया था। पूर्व जो अपना धर्म था उसको त्याग कर सनातन धर्म में प्रवेश किया है और अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी के दबाव के। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक 27 अप्रैल की, जब हैदर शेख हरि नारायण बरकर सनातन धर्म को अपना रहे थे, और दूसरी तस्वीर आज की, जब हरि नारायण जी न्यूज पर उस हमले के बारे में बताने आए जो हमला 2 दिन पहले उनके घर पर हुआ था। इस प्रकार की स्थिति 27 तारीख के कार्यक्रम के उपरांत से ही बनी हुई थी। धमकी भरे फोन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी आ रही थी। कहीं तारे जिस जगह पे जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और कट्टरपंथी और सोच विचारधारा वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो उनकी मानसिकता बहुत विकृत है और किसी प्रकार का कृत्य वो कर सकते हैं। हरि के घर में ईंट पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। इन्हीं पत्थरों से कट्टरपंथियों ने 1 मई की रात इनके घर को निशाना बनाया था। घर की खिड़की में लगे कांच भी टूटे हुए हैं। उसी हमले के ये सबूत हैं। हरि नारायण के मुताबिक उनका घर इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके में है और जब से इन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया, तब से वहां रह रहे कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। अगर मैं डरता तो इस वास्तविकता वाले रास्ते पर मैं नहीं आता। डरना तो नहीं है। और जो है रही बात हमले की, तो इस प्रकार की आशंका तो थी ही, क्योंकि कट्टरवादी सोच विचारधारा जो घर कर गई है और अंधकार में जिन लोगों का जीवन है वो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं और कार्य जो हमें करना है कर्मठता से और निडरता से करते रहेंगे और निरंतर चलता रहेगा। अपनी इच्छा से हिंदू बने हरि नारायण ने पुलिस में शिकायत तो दी है, लेकिन कट्टरपंथियों का डर फिर भी बना हुआ है। हैदर शेख की घर वापसी कराते समय विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा भी मौजूद थे। हमने उनसे भी बात की। धर्मांतरण तो तब हुआ था जब मुगलों ने करवाया था, उन्होंने मार मार के इन्हें मुसलमान बनाया था। अब ये स्वयं अपने घर में अपने घर वापसी कर रहे, क्योंकि इनको पता लगा है कि इनके पुरखे जो हैं वो सनातनी थे। पहले इनको मार मार के मुसलमान बनाया गया। अब ये स्वयं अगर सनातन में आना चाहते हैं तो इसे धर्मांतरण थोड़ी कहा जाएगा, इसे तो घर वापसी कहा जाएगा। और हम लोग घर वापसी करवाते, सनातन हमेशा घर वापसी के लिए तैयार रहता है और रहेगा। अब हरि नारायण को सुरक्षा देना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कट्टरपंथियों को भी सोचना चाहिए कि डरा धमकाकर आप किसी को कोई भी धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और ना ही इसकी इजाजत देश का संविधान देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।